नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। धरने पर बैठे किसानों का केस आज सुप्रीम कोर्ट के सामने आया। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हम सब की तरह किसानों के प्रति सहानुभूति है, सिंपैथी है, उनकी चिंता है। चीफ जस्टिस भी नाराज हैं। देश की सबसे बड़ी अदालत भी हैरान है कि किसान 1.5 महीने से सड़क पर बैठे हैं और अब तक कोई रास्ता क्यों नहीं निकला। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने वही सवाल आज पूछे जो आपके और हमारे मन में है। कोर्ट ने वकीलों से पूछा कि 1.5 महीना हो गया, अब तक ये इशू रिजॉल्व क्यों नहीं हुआ। क्या किसानों को इस बात की चिंता नहीं है कि वहां बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, सर्दी है, कोरोना का खतरा है। जज साहिबान ने सरकार से पूछा, क्या तीनों कृषि कानूनों पर फिलहाल रोक लगाई जा सकती है, इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या। किसानों से पूछा, अगर इन कानूनों को लागू करने पर रोक लगा दी गई तो क्या किसान आंदोलन खत्म करके वापस घर चले जाएंगे। कोर्ट के मन में सवाल है कि जब सुप्रीम कोर्ट एक कमेटी बनाएगी तो क्या किसान उसके सामने अपनी बात रखेंगे, क्या किसान उसकी बात मानेंगे। इन सारे सवालों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला कल आएगा। इस बात के आसार हैं कि सुप्रीम कोर्ट इंडिपेंडेंट लोगों की, कुछ रिटायर्ड जजेस की, वकीलों की एक कमेटी बना दे और वो किसानों से बात करे। चीफ जस्टिस ने एक और बड़ी बात कही, वो ये कि लोकतंत्र में विरोध करना, आंदोलन करना, ये बुनियादी हक है, लेकिन किसानों को यह भी देखना चाहिए कि उनके आंदोलन से दूसरे नागरिकों को दिक्कत ना हो। सुप्रीम कोर्ट को आशंका है शांतिपूर्ण प्रदर्शन है तो भी दुर्घटना हो सकती है, हिंसा हो सकती है, प्रोटेस्ट में कोई वायलेंस ना हो, ब्लड बाथ ना हो, यह कैसे इंश्योर किया जाए। आज की बात में आज मैं आपको बताऊंगा अदालत को यह क्यों कहना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट को इतना सख्त रुख क्यों अपनाना पड़ा, कैसे इस प्रोटेस्ट से आम लोगों को परेशानी हो रही है और कैसे इस आंदोलन से टकराव का, खून खराबे का खतरा है। असल में किसानों के प्रदर्शन को 47 दिन हो गए। किसान दिल्ली के बॉर्डर्स पर बैठे हैं, रास्ते बंद हैं, हाईवे बंद हैं। इससे कैसी कैसी परेशानियां पैदा हुई, इसके 2 उदाहरण मैं आपको दिखाना चाहता हूं। पहली तो यह कि प्रोटेस्ट साइट के आसपास के जो गांव हैं वहां रहने वाले किसान बहुत परेशान हैं। हाईवेज के आसपास जो सैकड़ों दुकानें हैं, ढाबे हैं, दर्जनों पेट्रोल पंप हैं, वो सब के सब बंद पड़े हैं। हजारों लोगों की रोजी रोटी खतरे में पड़ गई है। इसीलिए धीरे धीरे बॉर्डर के आसपास के गांवों में आंदोलन करने वालों के खिलाफ नाराजगी पनप रही है। अब किसान पंचायत कर रहे हैं, आंदोलन पर बैठे किसानों को अपना दर्द बता रहे हैं, उनसे रास्ता देने की अपील कर रहे हैं। किसानों से हाथ जोड़कर कह रहे हैं कि हमारे परिवार परेशान हैं, हमारे परिवार भूखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं, 2 वक्त की रोटी के लाले पड़ गए हैं। इसलिए कुछ ऐसा करो जिससे आपका आंदोलन चलता रहे, लेकिन गांव वालों के परिवार वाले, उनके पेट की भूख भी शांत होती रहे, उन्हें भूख से तड़पना न पड़े। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं वो शाहजहांपुर बॉर्डर के आसपास के 35 गांव के लोगों की महापंचायत की है। इस महापंचायत में आंदोलन करने वाले किसान नेता भी शामिल हुए। इन नेताओं के सामने गांव वालों ने हाथ जोड़ दिए, आंखों में आंसू भरकर कहा, किसान नेताओं और सरकार की जिद में गांव के गरीब लोग पिस रहे हैं। उन्होंने निवेदन किया, किसान खेतों में टेंट लगा लें या हाईवे पर बैठे, सर्विस लेन तो खोल दें, या फिर सर्विस लेन पर बैठ जाएं और हाईवे खोल दें, क्योंकि रास्ता पूरी तरह बंद होने के कारण अब घर में चूल्हा जलना बंद हो गया है, फाके पड़ रहे हैं। चलो आप तोड़ो, ये हमारा गरीब भाई है सारा, इनका घर में ना है तंतकती भी इब रहे हो भी ना, यानी किसी भी भाई और भाई बैठे, प्रधान जी बैठे, खेड़ा गांव एक ऐसा है जिसमें 500 खोखा है। 500 खोखा बंद होना 1 महीनों, उनका घर वाला तो पूछे, उनका बच्चा तो पूछे, क्या उरे कई भाई उनको किसी को साथ दिए कहीं प्रधान जी आपने दिया 2 रुपया, मुंह ने दिया, बिल्कुल भी बताओ किसने दिया हो तो, और ना कोई दे सके। बात यह है उनके ना कोई देगा, जैको ऊपर पड़ेगी ना वही झेले वो। अब रही बात यह भाई
बड़ा नारनौल में आप चले जाओ, सबको काम बड़ी धड़ंके से चल रहा है। इंगन बावड़ ताकन चले जाओ, सारा हिंदू यो पूरा चल रहा है, अपनो पूरा हरियाणा चल रहा है, धर्माधम पूरा ऑल ओवर इंडिया में सब काम चल रहा है। क्या हमने कौन सो गुनाह कर दिया प्रधान जी, जो हमारी टाइट पे इलेक्ट्रिक धरती आप या हमारी टाइट पे क्यों लगी? आप 1 महीना हो गया हमारे इन 5-10 गांव में इन भाइयों से बुझो कि पंप पड़े यहाँ इतना बैठे, बुझो किसने उनकी सैलरी दी है? किसी ने दी हो तो बताओ। तो जिस आदमी का घर में 15,000 रुपया जाना वही ना जाएगा तो वह घर में क्या बचे हुए? अब मारो तो गालो यो है, अगर रास्ता ने हमने तो दोनों सर्विस रोड दे दो, सिर्फ हम सर्विस पे बैठ जाओ कि वहाँ को खेत उजाड़ने में खेत उजड़वा दूँ, उत्पन्न खेता में जुतवा के तंबू लगवावा, पानी देंगा, जो हमारे तो थारी सेवा बनेगी सारी कराऊंगा, पूरा गांव थारी शायद है, पर हमारा धंधा में चलन दो, रिक्वेस्ट है, पूरा गांव गुहान तय दिल से तुम्हारे साथ है। किसानों की बात सुनकर आंदोलन के नेताओं को भी हालात का एहसास हुआ। उन्होंने भी मन में सोचा होगा आखिर इन लोगों का गुनाह क्या है, इनका कसूर क्या है। आखिरकार किसान आंदोलन के नेताओं ने भी हाथ जोड़ लिए, लेकिन रास्ता बंद करने के लिए उन्होंने हरियाणा सरकार को जिम्मेदार ठहरा दिया। इस पर गांव के लोगों ने साफ साफ कहा वो नहीं चाहते किसी तरह की दिक्कत हो, हालात और ख़राब हो, इसलिए बेहतर होगा किसान हाईवे के बजाय दूसरे रास्तों से दिल्ली की तरफ बढ़ जाएं। लेकिन कम से कम इस तरह से सड़क बंद करके ना बैठें, क्योंकि एक लिमिट के बाद गांव के लोग भी सड़क पर उतर सकते हैं, टकराव हो ये अच्छी बात नहीं होगी। मेरे आत्मा भी चल गई, अकेला आदमी यहाँ से संगठन कोई जाएगा नहीं। आप वाली बात भी हम सुन रहे हैं, हम भी योजना बना रहे हैं, हम कहाँ से रास्ते कम भी ढूंढ रहे हैं। प्रशासन हमें यहाँ हमें 26 का टारगेट ले रखा दिल्ली का, प्रशासन गेट नहीं खोल रहा। इससे पहले रास्ते चुनने की बात हो रही है, रास्ता आप चुनो या तो प्रशासन को आप जिम्मेदार हो, प्रशासन रास्ता खोल दे, हम अपनी किसी को आपत्ति नहीं है। हम तो दिल्ली जाना चाहते हैं, राष्ट्रीय मार्ग से हमने तय कर रखी घोषणा, हम दिल्ली कूच करेंगे, किसी को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। कोई तोड़फोड़, थोड़ी देर पहले मैंने मंच से घोषणा की थी कि प्रशासन इस बात को समझे कि हमें आरोपित ना करें, भी हमारा साथ दो इस मैटर में कि ये रास्ता साइड का खुल जाए ताकि किसी को परेशानी, बैरिकेड हरियाणा सरकार को खोल दे। दूसरे रास्तों से भी दिल्ली जा सकते हो और यहाँ का समाधान निकल जाए। हाँ बस ये हमें तो ये रिक्वेस्ट है, हमें जरूरी नहीं कि भाई इसी एरिया से जाना है, हो सकता है आप चले जाएं तो प्रशासन खोल दे। अभी उसको प्रशासन को भी ये लगता हो कोई माहौल बिगड़ जाए, खोल दे भाई, ऐसा कुछ मुद्दा मिल जाए। आप भी सही कह रहे हो, कोई उत्पात करे और वो मुद्दा हम भी नहीं चाहते कोई ऐसा मुद्दा मिले और जिससे हमारा आपसी माहौल बिगड़े। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो प्रतिनिधि आए हुए हैं किसान से यूनियन से भी, तो आप कोई ऐसा ये जो और रास्ते जा रहे हैं उनके थ्रू आप दिल्ली कूच करें, और जो अगर यहाँ भी सर्विस रोड पे बैठते हैं तो हम भी उसमें सहयोग करेंगे आपके खाने पीने के लिए, वैसे भी सेवा में हम आपके साथ हैं। तो मेरी अगर कोई कहने में गलती होगी तो क्षमा चाहता हूँ, तो मेरी रिक्वेस्ट को थोड़ा सा कंसिडर किया जाए। जो किसान नेताओं से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा था उसका नाम है महिपाल यादव। महिपाल की भी हाईवे पर एक दुकान है, लेकिन पहले कोरोना और अब धरने की वजह से उनका काफ़ी नुकसान हुआ है। महिपाल यादव ने कहा उन्होंने सब कुछ करके देख लिया, पहले धरने पर बैठे किसानों के सामने हाथ जोड़े, फिर लाल झंडे वाले नेताओं से अपील की, इसके बाद पंचायत बुलाई, अब भी रास्ता न निकला तो गांव के लोग भी सड़क पर उतरेंगे। कम से कम 500 खोखे हैं जिनके पर डे कम से कम लाख रुपए का नुकसान हो रहा है, और वो भी उन आदमी को हो रहा है जिन्हें जुत्ती बनानी है, कोई रिपेयरिंग का काम करता है, कोई कुछ करता है, उनके चूल्हे कहाँ से चले, जिनमें से हम भी है, जो हमारा बिल्कुल कोई काम नहीं। ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट बिल्कुल ठप हो चुकी है, हमारा यहाँ का सभी काम ठप हो चुका है, ना तो कहीं कोटपुतली में किसी का असर है, पूरे राजस्थान बिल्कुल खुशहाली से अपने धंधा कर रहा है, बड़ी आराम से कर रहा है, हमारा पूरा हरियाणा क्षेत्रफल पूरा एकदम क्लियर है। क्या किसान भाइयों ने हमारे ही ऊपर क्यों ये अत्याचार किया हुआ है, जो यहाँ पे सब चीज़ हमारी ठप हो गया, हमारा रोजी बिल्कुल बंद हो चुकी है, हमारी रोजी के अंदर 2 रुपये का कहीं भी कोई आमदन का जरिया नहीं बचा है हमारे पास। 1 महीने से हम बिल्कुल कति तबाह होने पे हैं। बॉर्डर पे आज तक दुश्मन नहीं रुके आते, और ये कह रहे हमारे को दिल्ली नहीं जाने दे रहे, दिल्ली जानकर 200 रास्ता खुला, कहीं के जाओ, क्या दिक्कत है? इनने हमारे ये किसान भाई वाले इनके अंदर बात नहीं है। इस मीटिंग में एक बार तो ऐसा भी हुआ जब किसान नेताओं और गांव वालों के बीच में टकराव जैसी स्थिति बन गई। गांव वालों ने कहा अब कुछ नहीं सुनना,
2 घंटे का वक्त देते हैं, अगर 2 घंटे में रोड खाली नहीं किया तो फिर हम आमने सामने आ जाएंगे। हालांकि बाद में पुलिस अफसर आए, सभी पक्षों से बात हुई, मामला ठंडा हुआ, लेकिन गांव वालों की बात सुनेंगे तो आपको भी अंदाजा होगा हालात कितने गंभीर हैं। हमारा ग्रामीण क्षेत्र पूरी तरह से बर्बाद हो रहा है। पूरे पेट्रोल पंप, खोखे, गाड़ी वाले, मिस्त्री, चाय वाला, होटल वाला, जूती पालिश करने वाला, जितने भी हम मजदूर तबका इस हाईवे से कमा कर खा रहा है, वो 1 महीने से सब भूखे मर रहे हैं। ग्रामीण रास्तों से दुनिया भर की गाड़ियां निकलती है, छज्जे तोड़ दिए रास्तों में, मकानों के रास्ते टूट गए, खड्डे हो गए हमारे सारे रोडों में। अगर कोई बुजुर्ग, कोई जवान, कोई बीमार हो जाए, हम उसको डॉक्टर के नहीं ले जा सकते। किसी औरत के डिलीवरी है, हम उसको डॉक्टर के नहीं ले जा सकते। जाम है, चारों तरफ से हमारे रास्ते जाम हैं। गांव में ही गांव से बाहर निकलने के लिए आधा घंटा लग जाए, सारी गलियां जाम होती हैं। दुनिया भर का ट्रैफिक गाँव से निकल रहा है, सारे रोड टूट के सब बर्बाद है। प्रशासन को कह दिया, किसानों को कह दिया, या तो आप यहाँ से हट जाओ, अगर तुम साइड में हो तो हम आपको सब सुविधा देंगे। हम भी किसान हैं, हम भी इनके साथ हैं, तरीके से प्रोटेस्ट करो। हमारे देश का आदमी हमारे देश का नुकसान कर रहा है, इसको देशद्रोह नहीं करेंगे, नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। मान रहे नहीं, प्रशासन मान नहीं रहा जी। यहाँ हम पिस रहे इन दोनों के बीच के अंदर जी। 1 महीना हो गया भूखे मर रहे हैं, क्या करें जी। भूखा मरता कुछ ना कुछ तो करेगा जी, या तो प्यार से मान जाते हैं, नहीं फिर हम भी अपने वाड़ी पे आएंगे जी। सर क्या मांगे हैं आपकी? मांग कुछ भी नहीं है, रोड खोल दो, सर्विस रोड पे बैठ जाओ साइड में। कुछ तो जमींदार हमारे यहाँ भी त्याग देने के लिए हम 1-1 किला खाली कर देते हैं आपके लिए, अपने टेंट लगाओ, आराम से बैठो। जो मदद हमसे बनती है पानी की, बिजली की, हम देने के लिए तैयार है। ये सामान हम देंगे, सब कुछ देने के लिए तैयार है। यहाँ लोकल सारे 10-20 गाँव के लोग बैठे हैं, हर चीज़ के लिए तैयार है। मेन रोड खोल दो ताकि हमारा व्यवसाय चले, भूखे लोग मर रहे हैं जी। किसानों के पंचायत में 3 बड़ी बातें उठी। पहली ये कि 35 गांवों के आसपास जो ढाबे हैं, दुकानें हैं, वो सब बंद पड़ी हैं। लोगों के सामने, उनके परिवार वालों के सामने 2 वक्त की रोटी का संकट पैदा हो गया है। दूसरी बात, हाईवे पर ट्रैफिक बंद है, इसलिए अब गाड़ियां गांव के अंदर से होकर जा रही हैं, जिससे कई एक्सीडेंट्स हुए हैं, गांव के कई मकान टूट गए हैं। और तीसरी बात, अगर कोई बीमार है, कोई इमरजेंसी है, तो रास्ते बंद होने के कारण गांव के लोग हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाते। पंचायत में गांव वाले की बात सुनने के बाद हमारे संवाददाता कुमार सोनू हाईवे पर कुछ दूर गए। पास में कई पेट्रोल पंप हैं। पेट्रोल पंप वालों ने कहा कि यहां काम करने वाले ज्यादातर लोग आसपास के गांव के रहने वाले हैं, लेकिन अब बिक्री बिल्कुल बंद है, इसलिए तनख्वाह मिलना भी मुश्किल हो गया है। हमारी तो जी 90% गिरावट आ गई पूरी। हाँ। सेल में वर्कर की जो है स्टाफ की, उसकी सैलरी के भी लाले हो रहे हैं फिलहाल, ऐसी नौबत है। हाँ। और पूरा प्रशासन यहीं पे रहता है, पंप पे जो सारी जो सेवा है प्रशासन यूज कर रहा है, मतलब हमारे कोई काम नहीं हो रहा बिल्कुल भी, 1% भी। तो आम दिनों में आप लोग कितनी सेल कर लेते थे? आम दिनों में 65-70 की सेल करते थे, अब 2-4 हजार बिक रहा है। अच्छा, यानी 65-70 हजार आप लोग पेट्रोल या डीजल बेच लेते थे? बिल्कुल जी। और अब 2-3 हजार लीटर बिक। हमें देखो, दिक्कत ना हमें किसानों से है ना सरकार से। हमारी दिक्कत ये है कि हम जो लोग हैं यहाँ पे काम करते हैं, ठीक है, काम करते हैं तो हमें सैलरी, हमारा जो भी यहाँ का ओनर है, शक्ति यादव जो ओनर है यहाँ पे, वो देंगे हमें सैलरी। अब उनका जब तेल ही नहीं बिकेगा तो हमें सैलरी कहाँ से देंगे? और हमें भी ये प्रॉब्लम समझ में आएगी कि जब उनका तेल नहीं बिक रहा है तो वो हमें सैलरी कहाँ से देंगे? तो दिक्कत ना तो किसानों को है और ना सरकार को है, दिक्कत आ गई हमारे को, क्योंकि हम लोकल लोग हैं। हमें सैलरी मिलेगी तो हमारा घर चलेगा, हमें सैलरी नहीं मिलेगी तो हम घर कहाँ से चलाएंगे? और हम कोई ऐसे महान कोई व्यक्ति तो है नहीं जिनके घर पे लाखों करोड़ों रुपए पड़े हैं। हमारा रोजी रोटी जो है यहाँ से चलता है। जब यहीं हमारा रोटी बंद हो जाएगा, हमारे यहीं से सैलरी बंद हो जाएगी तो हमें रोजी रोटी कहाँ से मिलेगी? 100% सेल घट गई, सिर्फ 1 ही % मान के चलो। एक आदमी की सैलरी तक नहीं निकल रही। अच्छा, एक वर्कर की सैलरी तक नहीं निकल रही है। डीजल भी घर से ही जा रहा है, जनरेटर का। अच्छा, जो टोटली 100% नुकसान है जी। सारी दिक्कत आ रही है, हमारी तो सेल बिल्कुल ना के बराबर होगी। जो हमारे वर्कर हैं, देखिए सारे हमारे वर्कर खड़े, इनको सैलरी देना भी मुश्किल हो रहा है। जहाँ हमारी ये समझो कि 1% जो सेल थी उसकी 5% सेल भी नहीं रही है। वो भी गाड़ी हम कन्वेंस करके घुमा के लाते हैं,
ट्रांसपोर्टर से बात करते हैं, फोन करके गाड़ी इधर आती है, उसको घुमा के गांव में से लाते हैं। अब गांव वालों ने मना कर दी गाड़ियों को लाने के लिए, गांव में भी रास्ते अस्त व्यस्त हो गई इस चक्कर में। और ये तो जी इन्होंने तो चाहता वो कर रखे किसान के नाम पे किसान नहीं से एक भी इसमें। अच्छा, कौन लोग हैं? ये हमारे यहाँ लोकल तो एक भी नहीं है, लोकल के आसपास गाँव के कोई भी नहीं है यहाँ पे, सारे बाहर के हैं। यही हाल बॉर्डर के आसपास बनी दुकानों का है, ढाबों का है। ज्यादातर दुकानें बंद हैं। हाईवे पर जो दुकानें खुली हैं या जो ढाबे खुले हैं वो मजबूरी में खुले हैं, क्योंकि ढाबे वालों को डर है अगर कारीगर वापस चले गए, काम करने वाले वापस चले गए तो फिर वापस कहां से आएंगे। कुमार सोनू ने बताया कि कई दुकानदारों ने तो बताया कि वो इसलिए घर नहीं जा रहे क्योंकि घर वाले खर्च के लिए पैसे मांगेंगे तो क्या जवाब देंगे, इसलिए दुकान में ही रहने के लिए मजबूर है। हमने तो ऐसी दिक्कतें देखी नहीं थी कभी। पहले कोरोना ने मार दिया, लॉकडाउन, जीएसटी, अब आके ये किसान आंदोलन, अब आके ये तो जो था लॉकडाउन उससे भी ज्यादा समस्याएं अब आके खड़ी हो गई है। पहले क्या था, थोड़ा बहुत काम चल रहा था धीरे धीरे करके, और अब इस किसान आंदोलन की वजह से सब बिल्कुल हर चीज बिल्कुल अपनी तरीके से बर्बाद हो गई है। यहाँ पे आप जाके देख लो, अगर सिंगल गांव का एक आदमी अगर सिंगल यहाँ आपको आंदोलन में मिल जाए, सारे आदमी बाहर से आए हुए हैं और टोटल आदमी सारे हमारे हिसाब से 3-3, 4-4 दिन में शिफ्ट वाइज चेंज हो जाते हैं। छोटे जो दुकानदार हैं, कम से कम यहाँ 500 दुकानें हैं, चाय वालों की, जूती वालों की, ठीक है, होटल हैं, टेप के सेट, जो भी है छोटा मोटा काम, जो बेचारा 1,50,000 रुपए लगा के अपना बैठा है अपने काम करने के लिए, जो 500 रुपए दिन का कमा के अपने बच्चों को ले जाके खाना खिलाता था, आज 1.5 महीना हो गया है। आप देख रहे हो, अगर एक भी दुकान अगर आपको खुली मिल जाए, सारी मार्केट सारा तबाही, बिल्कुल तबाह हो चुका है यहाँ का सब कुछ। जो भी आ जा रहे हैं उनको भी असुविधा है, और जो मार्केट के जो लोग हैं इनको जो डेली कमाने वाले जो बंदे थे, जिनका जो ब्रेड बटर यहीं से चलता था, उनके यहाँ कंडीशन ये आ रही है कि वो सोर्स ऑफ इनकम नील है इनका, और ब्रेड बटर का जुगाड़ नहीं हो पा रहा है, और बड़े परेशान हैं, और दुकानें बंद पड़ी हैं, आके बेचारे पेट्रोल फूक के चले जाते हैं। दुकान तो आपने खोली हुई है, काम है यहाँ पर? काम धंधा तो गाड़ियाँ नहीं चल रही तो काम कहाँ से आएगा जी। वैसे पड़े हैं, अब घर भी जाए तो घर भी क्या जाए, घर में भी पैसे चाहिए जब भी जाए, बच्चे पैसे मांगेंगे तो फिर कहाँ से क्या करेंगे बताओ। तो पूरे दिन ऐसे खाली बैठे रहते हैं? खाली बैठे हम, और क्या है, खाना बना लेते हैं, खा लेते हैं, बस फिर अपना। एक और दिक्कत ट्रैफिक की है, क्योंकि बॉर्डर बंद है, इसलिए जो गाड़ियां या ट्रक दिल्ली से जयपुर की तरफ जाते हैं या फिर जयपुर से दिल्ली की तरफ आते हैं, वो आजकल आसपास के गांवों के अंदर से होकर गुजरते हैं। बॉर्डर के सबसे करीबी गांव जयसिंह खेड़ा, ये ऐसा गांव है जहां पर दिन रात गाड़ियों की लाइनें लगी रहती हैं। बड़े बड़े ट्रक और कंटेनर गांव के अंदर से जा रहे हैं, दिन भर जाम लगा रहता है, और गांव वालों की मुश्किल यह है कि गांव के रास्ते संकरे हैं, इसलिए ट्रक या बड़ी गाड़ियां कई बार गांव के मकानों को तोड़ देती हैं, गांव के घरों को नुकसान पहुंचा है, और इसकी वजह से कई बार झगड़े भी हुए हैं। जयसिंह खेड़ा गांव के ही एक घर में हम मौजूद है। घर के बाहर की आप तस्वीरें देखें कि एक बड़ा जो ट्रेला होता है, जिसे ट्रक कहते हैं, जिसमें बड़ा कंटेनर रखा होता है, वो यहाँ से दरअसल रात को निकल रहा था, और क्योंकि गली जो है गांव की अक्सर सक्रिय होती है, तो जिसके चलते इस पूरे बालकनी में जो है उसकी टक्कर हुई, और पूरी बालकनी जो है अपने स्पेस से हिल गई, और पूरा घर जो है हिल गया। कैसे टूटा है ये पूरा, क्या हुआ? 3 बजे आई थी गाड़ियां दो, आपस में, एक तो छोटी गाड़ी थी एक बड़ी थी, और इतनी जोर की टक्कर मारी है जबरदस्त उसने, बहुत ज्यादा। जब हम बाहर निकलने आए, जैसे भाई कोई हुक्म मांगा हो, इतनी, हाँ, इतना जोर की धरती हिली है भाई। अच्छा। फिर बाहर ना आए, उस ट्रक वाले ने करा, वो पांव छूने लगा, ये करने लगा, कुछ भी देखे नहीं गया। इसका बताओ, ये फोड़ के चला गया, ऐसे करके भाग रहा था वो तो हमने पकड़ा है, वो और गांव के आ गई। तो गाड़ियां जो है ऐसी ही निकलती हैं रोजाना की प्रदर्शन के? रात को भी देख लो कितने पत्थर उसमें डाल दिए, ऐसे ही निकलती है। ये गाड़ी भी आ रही है, सब यहीं से आती है, कोई पिकअप, कोई बड़ी बड़ी गाड़ियां आ रही है, और ऐसे ही करके जाओ है। बहुत तंग हो रहे, बच्चे भी बाहर रोक के रखते हैं गाड़ियों पे, देख लो क्या हाल मचा रखा है ऊपर। प्रदर्शन के कारण है? हाँ, सब इसके वजह से ही हुआ है, नहीं तो पहले कोई इतनी गाड़ी नहीं आती थी पहले। अच्छा। अभी आने लग रही है ये गाड़ी। सारी दिक्कतें हैं, गांव को भी दिक्कत है, सारे पूरे गांव को दिक्कत है, बच्चे भी निकलते हैं और भी आते हैं,
सब्जी वाले भी आते हैं, वैसे सब चीजें परेशानी है, गाड़ियां बार बार में निकल रही हैं ज्यादातर। अच्छा, तो बड़ी गाड़ियां भी अंदर से निकलती है गाँव? हाँ, कई गाड़ियां बड़ी भी आ जाती हैं जिनसे ये नुकसान हुआ इन बेचारों गरीबों को। हाँ, घर वगैरह टूट रहे हैं। हाँ, जिनका ये भी टूट रहा है, इधर भी टूट रहा है, ये नाली के खराब सारी पड़ी है। पेट्रोल पंप पे काम कराया करता। हाँ। वो ड्यूटी पे गया था। हाँ। ड्यूटी देकर वापसी आओ था। हाँ। जब गाड़ियां टक्कर मार दी, वापसी आई गाड़ी जब तो गांव के अंदर गाड़ी? हाँ, गांव के अंदर ही आ लिया वो, मान लो कूद के गाड़ी आ गई वही। हाँ। रोड कूद कर। हाँ। ऐसे वही। वो अपने फिर वो गाड़ी लेके गया है, फिर उसको बावड़। जो मैंने आपको दिखाया है तो एक छोटी सी झलक है। यहाँ पर 35 गांव हैं और इन गांव के लोगों की जो परेशानियां हैं वो कहीं ज्यादा हैं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में आज इस बात का जिक्र हुआ कि किसानों को आंदोलन करने का हक तो है, लेकिन क्या ये जरूरी है कि उनका धरना, उनका प्रदर्शन ऐसी जगह पर हो जहां से आम लोगों को परेशानी हो। सुप्रीम कोर्ट ने एक और खतरे की तरफ आज इशारा किया, एक और चिंता जाहिर की, वो है तोड़फोड़ और हिंसा। और इसका एक ताज़ा उदाहरण मैं आपको दिखाता हूं। कल करनाल में जो हुआ, करनाल के कैमला गांव में किसान महापंचायत में हुई तोड़फोड़ और हिंसा। इसके बाद आज पुलिस ने 800 से ज्यादा लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया, जिसमें से 71 लोग नामजद हैं। भारतीय किसान यूनियन हरियाणा के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़नी का नाम भी एफआईआर में लिखा है। इस महापंचायत में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को आना था, लेकिन खट्टर के आने से पहले प्रोटेस्ट कर रहे किसानों ने खट्टर के लिए बनाए गए हेलीपैड पर कब्जा कर लिया। हेलीपैड के लिए जो जगह बनी थी उसे खोद डाला, मंच को तहस नहस कर दिया। मंच के नीचे किसानों के बैठने के लिए जो कुर्सियां रखी थी उन्हें तोड़ दिया गया। प्रदर्शन करने वालों ने बहुत नुकसान किया आसपास के किसानों का। जिस जगह पर प्रोग्राम होना था उसके आसपास जो खेत हैं वो पूरी तरह से बर्बाद हो गए। आसपास के खेतों में गेहूं और लहसुन की फसल थी जो पूरी तरह खराब हो गई। आंदोलन के नाम पर जो हंगामा हुआ उसके कारण अपने बर्बाद खेत देखकर अब किसान परेशान हैं, नाराज हैं, दुखी हैं। हमारे संवाददाता पुनीत परिंजा ने गांव वालों से बात की। राम कुमार नाम के किसान ने बताया कि उसका पूरा का पूरा खेत खराब हो गया। इस वक्त हम मौजूद हैं करनाल के कैमला गांव के एक खेत में। कल जब उपद्रव यहां पर हुआ तो उस वक्त यहां पर गेहूं की लहलहाती फसल जो है यहां पर लगाई गई थी। 12 एकड़ कुल जमीन थी जिसपे ये नुकसान हुआ है, जिनमें से 4 एकड़ जमीन ये बाबा जी हैं, इनके नाम है। यहाँ पे क्या हुआ कल, क्योंकि आप यहाँ पे मौजूद थे? तो दारू पिया रहे थे भाई खूब। अच्छा। हाँ, मैं भी तबाह कर दिया, बरसन भी मेरी गेहूं भी सारे जड़ दिए। अच्छा, गेहूं भी खराब कर दी, बरसीन भी खराब कर दी। बरसन भी खराब कर दी, गेहूं भी खराब कर दिए। तो क्या नशा वशा किया हुआ तुम लोग? हाँ जी, शराब पी रहे थे सारे। अच्छा, क्या उन्होंने हथियार वगैरह भी थे उनके पास? हाँ, हथियार क्यों नहीं ले रहे थे, चक्कू। अच्छा। हाँ, टोटल जो है वो 12 एकड़ जमीन थी वो यहाँ पर खराब हुई है। इनके 4 किले यहाँ पर जमीन थी। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो पूरी गेहूं की फसल थी वो पैरों के नीचे यहाँ पर रौंद दी गई है। जिस किसान को नुकसान हुआ वो न तो कोई राजनीतिक दल का सपोर्टर है, न सरकार के साथ है, न किसानों का विरोधी है। उसका तो कोई कसूर नहीं, कोई गुनाह नहीं, लेकिन उसकी साल भर की मेहनत बर्बाद हो गई। अब इसकी भरपाई कौन करेगा? तोड़फोड़ हुई, हिंसा हुई, चीफ मिनिस्टर का हेलीकॉप्टर लैंड नहीं हो सका, वो वापस चले गए। जो लोग खट्टर का विरोध करने आए थे वो भी तोड़फोड़ करके अपने अपने घर चले गए। लेकिन नुकसान हुआ एक छोटे किसान का। इसलिए जो किसान खेतों में काम कर रहे हैं उनकी नाराजगी जायज है। मुश्किल यह है कि सियासत करने वालों को यह बात बिल्कुल समझ में नहीं आती। आज हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने एक बार फिर इस हिंसा के लिए कांग्रेस और भारतीय किसान यूनियन हरियाणा के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़नी को जिम्मेदार ठहराया। खट्टर ने कहा, अगर कांग्रेस और किसान संगठनों के कुछ नेता लोगों को उकसाना छोड़ दें तो हरियाणा में शांति होगी। मैं ये अपील उनको करता हूं कि कम से कम जो भड़काने का काम वो कर रहे हैं वो न करें, शांति हो जाएगी। वरना हर दिन जो उनको भड़काने का काम कर रहे हैं, मैंने तो कल नाम लेके कहा है। और हम अगर कोई बात जा करके कहते हैं तो एक लोकतंत्र के अंदर हमारा अपना अधिकार भी है, हम जा कह रहे हैं। हाँ, लॉ एंड ऑर्डर न खराब हो, शांति बनी रहे, इसके लिए हर संभव प्रयत्न किया जाएगा। और इसके लिए मैं कांग्रेस के लोगों को निवेदन भी करूँगा, अपील भी करूँगा कि कम से कम किसान जो कुछ करें, उनके लीडर्स जो कुछ करें, तथाकथित जो नेता उनके जो कुछ करें, लेकिन कम से कम उकसाने का काम वो न करें। इसी से बहाली, शांति बहाली होगी। खट्टर को जवाब दिया पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने।
हुड्डा ने कहा कि इस तरह जो हालात होते हैं उसके लिए सरकार जिम्मेदार होती है। कांग्रेस बीजेपी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। राजनीति में अहंकार का कोई स्थान नहीं होता है। जब वहाँ विरोध होगा तो सरकार को टकराव से बचना चाहिए और कोई भी उकसाने वाली बात नहीं कहनी चाहिए, जिसे उकसे स्थिति बहुत गंभीर है। अगर ये चला तो प्रदेश अराजकता की ओर जा सकता है। राज्यपाल जी को हमने पत्र लिखा है कि भाई विशेष सत्र बुलाओ, और विशेष सत्र बुलाएंगे तो नो कॉन्फिडेंस लेके आएंगे। हमारी स्ट्रेंथ है 18 से ऊपर जो है दस्तखत करके देंगे तो नो कॉन्फिडेंस में स्पीकर को मानना पड़ेगा। विधानसभा का सेशन होगा, सभी से मैं कहता हूँ कि भाई हम नो कॉन्फिडेंस जो देंगे उसमें हमारा समर्थन करें, पता लग जाएगा। कांग्रेस खुलकर सामने नहीं आई, पर्दे के पीछे रहकर किसान आंदोलन को बढ़ाने में लगी है। लेकिन गुरनाम सिंह चढ़नी ने खुलकर कहा, हाँ मैंने ही हंगामा करवाया। करनाल पुलिस ने चढ़नी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, लेकिन आज गुरनाम सिंह ने कहा एफआईआर से कुछ नहीं होगा, आगे भी अगर खट्टर इस तरह की कोई पंचायत करेंगे तो ऐसे ही विरोध करेंगे। और इसके बाद चढ़नी एक कदम आगे बढ़ गए। उन्होंने कहा 26 जनवरी की तैयारी पूरी है, किसान सारे बैरिकेड छोड़कर दिल्ली में दाखिल होंगे। देखते हैं सरकार कितनी लाठी चलाती है। कैमला गांव की जो घटना हुई है, जहां आज खट्टर साहब को रैली नहीं करने दी, उन्होंने कहा है कि गुरनाम सिंह ने करवाया। हाँ बिल्कुल हमने करवाया है, क्योंकि ये जो किसान पंचायत के नाम से वो कैमला गांव में कर रहे थे, ये हमारे आंदोलन का पैरेलल प्रोग्राम था। बीजेपी ने कहा है हम 700 रैलियां करेंगे और इस आंदोलन को तोड़ेंगे, लेकिन हमने भी ये कहा है कि बीजेपी जहां ऐसी रैलियां करेगी हम उसका विरोध करेंगे, क्योंकि ये जो आंदोलन है ये देश को बचाने का आंदोलन, और बीजेपी इस आंदोलन को बेचने पे लगी हुई है। दूसरी बात, जो अगला प्रोग्राम है वो अगला प्रोग्राम 26 तारीख का है, और उसके पहले अगर कहीं खट्टर साहब रैली रखते हैं तो उसका विरोध किया जाएगा, और वरना 26 तारीख को जो दिल्ली का प्रोग्राम है, दिल्ली ट्रैक्टर परेड का, वो करेंगे। और उसके लिए हमने रणनीति ये बनाई है कि 24 तारीख को तक सारे जो किसान भाई हैं वो ट्रैक्टर लेके दिल्ली बॉर्डर पे पहुंच जाएं, और 26 तारीख को दिल्ली के अंदर इंटर किया जाएगा। चाहे पुलिस लाठी मारे, गोली मारे, सारे इनके बैरिकेड तोड़ेंगे, बैरिकेड तोड़ के दिल्ली के अंदर जाएंगे 26 तारीख को। कल मुख्यमंत्री के प्रोग्राम के लिए पुलिस की 15 कंपनियां तैनात की गई थी, 7 नाके लगाए गए थे। लेकिन इसके बाद भी प्रदर्शनकारी, किसानों की भारी भीड़ नाके तोड़कर मंच तक पहुंच गई, तोड़फोड़ की, हिंसा की। इसको प्रदर्शनकारियों की कामयाबी बताकर किसानों को उकसाया जा रहा है। लेकिन सच ये है कि पुलिस ने काफी कंट्रोल रखा, संयम बरता। पुलिस चाहती सख्ती कर सकती थी, लाठी चला सकती थी, गोली चला सकती थी। अगर ये करती तो खून खराबा होता। और आज सुप्रीम कोर्ट ने इस तरफ इशारा भी किया। वैसे एक बात गौर करने वाली है कि गुरनाम सिंह चढ़नी कह रहे हैं कि किसान किसी भी कीमत पर 26 जनवरी को ट्रैक्टर लेकर दिल्ली में घुसेंगे। उनका दावा तो है कि 2 लाख ट्रैक्टर्स ले जाएंगे। लेकिन आज जब सुप्रीम कोर्ट में जजेस ने किसान संगठनों के वकील दुष्यंत दवे से इसके बारे में पूछा, तो दुष्यंत दवे ने अदालत से कहा कि किसानों का 26 जनवरी की परेड में व्यवधान डालने का, खलल डालने का कोई इरादा नहीं है। लेकिन लगता है कि चढ़नी लोगों को गुमराह कर रहे हैं, वो लोगों को डराने की कोशिश कर रहे हैं, प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की जो चिंता है वो बिल्कुल सही है। लेकिन जहां तक राजनीतिक दलों का सवाल है, वो इसे एक मौके के तौर पर देख रहे हैं जिसमें वो नरेंद्र मोदी को घेर सके। खासतौर पर कांग्रेस, कम्युनिस्ट और अकाली दल आज जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सख्त रुख अपनाया, केंद्र सरकार से सवाल पूछे, किसानों को सुझाव दिए, तो सबसे पहले कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला किया। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेंट सरकार पर किए उससे साफ है कि यह सरकार की नाकामी, मोदी की जिद के कारण हालात बिगड़े हैं। देश की सुप्रीम कोर्ट को, सरकार को यह कहना पड़ा कि अगर तुमसे नहीं होता तो हम कानून स्टे कर देते हैं। इससे बड़ी नाकामी
इससे बड़ी विफलता, इससे बड़ा नकारापन, इससे ज्यादा जिद और अहंकार शायद 73 साल में किसी सरकार के साथ नहीं हुआ होगा। मोदी जी, अब भी समय है कि जाग जाइए। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी लताड़ लगा दी, आपकी नाकामी पर मोहर लगा दी, वार्ता की विफलता पर निराशा जता दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सामने आकर इस देश से माफी मांगनी चाहिए, देश के किसान और अन्नदाता से माफी मांगनी चाहिए और तीनों कानून खत्म करने की घोषणा करनी चाहिए। मौके का फायदा उठाने में, हमला करने में बीजेपी की पुरानी साथी पार्टी अकाली दल भी पीछे नहीं रही। हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि सरकार जानबूझकर मामले को लटका रही है, किसानों पर टीयर गैस छोड़कर, पानी की बौछार करके, लाठियां बरसाकर किसानों को भड़का रही है, जिससे शांतिपूर्ण आंदोलन में हिंसा हो। 1.5 ਮਹੀਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡ 'ਚ ਸੜਕਾਂ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ 70 ਮੌਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਕੋਈ ਇਲੈਕਟਿਡ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਜਾਓ, ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਖ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹੱਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੌਛਾਰਾਂ ਤੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਸਿੱਟੋਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਹੀਂ, ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਤਰਫ सरकार ते अपने पुलिस से राही उन्होंने तक रही है। आज किसान आंदोलन को लीड करने वाले नेताओं की नजर भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ थी। किसान नेताओं ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद वो मीडिया से बात करेंगे और सुप्रीम कोर्ट का जो फाइनल फैसला है वो कल आएगा। इसलिए आंदोलन के नेताओं ने आज कुछ खास तो नहीं कहा, लेकिन किसान आंदोलन की रणनीति बनाने वाले कम्युनिस्ट नेता हन्नन मौला बोले। उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने कमेंट किए हैं, उससे साफ है जो हालात हैं उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिम्मेदार हैं। इस जजमेंट का शुरू में जो सरकार का जो फेलियर है, नाकामियां भी है, उसको जो आलोचना किया, ये सीधा मोदी का फेलियर के इंगित करता है। प्रधानमंत्री फेल हो गया, सपोर्ट कर नहीं पाया, समाधान नहीं कर पाया। और इसके साथ वो भी स्वीकार किया कि हमारा किसान का आंदोलन का अधिकार है। ये जो पॉइंट है, इनिशियल जो कमेंट है, ये सकारात्मक है, मगर इसके आधार पर जो जजमेंट होगा उसका टेक्स्ट देखने का बाद ही हम कमेटी में चर्चा करके अपना क्या भूमिका होगा हम तय करेंगे। कांग्रेस के नेताओं ने, कम्युनिस्ट नेताओं ने, अकाली नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट की आधी बात बताई। उन्होंने ये नहीं बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने किसानों से भी सवाल पूछे। उन्होंने ये नहीं बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने हिंसा की आशंका जताई। अब कल जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा तो सब कुछ साफ हो जाएगा। और जब जब इन नेताओं की बात सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि वो तो चाहते हैं कि आंदोलन चलता रहे, किसानों के नाम पर सरकार पर दबाव बनाए रखा जाए, नरेंद्र मोदी का विरोध करते रहने में उनको अपना फायदा दिखता है। लेकिन मेरा कहना है कि इसमें देश का फायदा नहीं है और इस बात का एहसास सुप्रीम कोर्ट को भी है। ऐसा नहीं कि किसानों के इस आंदोलन को खत्म करने के लिए ईमानदारी से कोशिश नहीं हुई। पूरी दुनिया ने देखा है कि सरकार ने बार बार किसानों से बात की और यह समझाया कि सरकार तीनों कानूनों में बदलाव करने के लिए तैयार है। किसानों के सारे शक दूर किए जा सकते हैं, लेकिन जो लोग नहीं चाहते कि रास्ता निकले वो इस बात पर अड़े हैं कि तीनों कानून वापस लिए जाएं, तभी उनकी जीत होगी। इसलिए जब कोई बीच का रास्ता नहीं निकला तो सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा। लगता तो है कि सुप्रीम कोर्ट सरकार से इन कानूनों को कुछ देर के लिए होल्ड पर रखने को कह सकती है। सुप्रीम कोर्ट रिटायर्ड जजेस या वकीलों की एक कमेटी बना सकती है और वो कमेटी इन किसानों से आंदोलन वापस लेने को तैयार करके बात करे। सब चाहते हैं कि कोई बीच का रास्ता निकलना चाहिए ताकि जो लोग इस आंदोलन का फायदा उठाकर गणतंत्र दिवस के दिन गड़बड़ी फैलाना चाहते हैं उन्हें मौका ना मिले।
इसलिए यह जरूरी भी है कि आंदोलन की वजह से आम लोगों को जो परेशानी हो रही है वो दूर हो, उनको राहत मिले। किसान सड़क पर हैं, कोरोना का संकट है। सुप्रीम कोर्ट ने आज इन सारी बातों को लेकर चिंता जाहिर की, लेकिन आज कोरोना के खिलाफ जंग में जीत का ऐलान करने वाली अच्छी खबर भी आई। ये बात मैं आपको बताऊंगा 15 सेकंड के स्पॉन्सर मैसेज के बाद। आखिर क्या हैं वो फीचर्स जो इंडिया टीवी लाइव ऐप को बनाते हैं सबसे अलग, सबसे बेहतर, और जिसने दिलाया इसे देश की सबसे इनोवेटिव न्यूज ऐप का खिताब? चलिए देखते हैं। कोरोना के खिलाफ देश की सबसे बड़ी जंग 16 जनवरी से शुरू होगी। वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा, और सबसे बड़ी बात यह कि आज से कोरोना वैक्सीन कंपनी से निकलकर देश के 4 बड़े कोल्ड स्टोरेज तक पहुंचाने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। सीरम इंस्टीट्यूट को केंद्र सरकार की तरफ से कोरोना वैक्सीन की 1 करोड़ 10 लाख डोज का ऑर्डर मिल गया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बात करके आखिरी दौर की तैयारियों पर विचार किया। मोदी ने साफ किया कि 16 जनवरी से सबसे पहले 3 करोड़ हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वॉरियर्स को वैक्सीन मिलेगी, और इन 3 करोड़ लोगों को वैक्सीन मुफ्त में मिलेगी। इसका खर्चा केंद्र सरकार उठाएगी। शुरुआत में कोविशील्ड वैक्सीन पुणे से दिल्ली, अहमदाबाद, कोलकाता और चेन्नई के बड़े कोल्ड स्टोरेज में पहुंचेगी। इसके बाद इसे 60 कंसाइनमेंट पॉइंट्स पर भेजा जाएगा। हमारे संवाददाता राजेश कुमार ने बताया कि पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट से वैक्सीन को एयरपोर्ट तक पहुंचाने के लिए दर्जनों फ्रीजिंग ट्रक्स तैयार खड़े हैं। इस वक्त हम पुणे में सीरम इंस्टीट्यूट के बाहर खड़े हैं और आपको तस्वीरें अंदर दिखा दें। ये उन ट्रक्स की तस्वीरें हैं जिनमें ये वैक्सीन का ट्रांसपोर्टेशन, इस कोविशील्ड वैक्सीन का ट्रांसपोर्टेशन जो है वो देश के अलग अलग हिस्सों में किया जाएगा। कूलेक्स ट्रांसपोर्ट कंपनी है जो पिछले कई सालों से सीरम इंस्टीट्यूट में बनने वाले दूसरे वैक्सीन को अलग अलग जगहों पर पहुंचाती है। और ये जो आप ट्रक्स देख रहे हैं, ये अभी थोड़ी ही देर पहले यहां पे पहुंचे हैं और इन ट्रक्स को लोड किया जाएगा और इनमें वैक्सीन जो है वो लोड करके दूसरे जगहों पर डेस्टिनेशन तक भेजा जाएगा। अलग अलग राज्यों में भेजे जाएंगे। साथ ही पुणे एयरपोर्ट में भी इसी ट्रक में वैक्सीन डालकर भेजा जाएगा। कोविशील्ड वैक्सीन जो है वो भेजा जाएगा। बड़े ट्रक्स भी हैं, छोटे ट्रक्स भी हैं। पुलिस का इंतजाम आप देख सकते हैं। पूरी तरीके से सुरक्षा दस्ता जो है वो इन ट्रक्स के साथ चलेगा, यानी कि इंतजाम पूरे हैं। अगर इन ट्रक्स की बात करूं तो इन ट्रक्स में -25 से लेके +25 डिग्री तक टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रखा जा सकता है। हालांकि सीरम इंस्टीट्यूट ने कूलेक्स जो ट्रांसपोर्ट कंपनी उन्हें कहा है कि 2 डिग्री से 8 डिग्री तक का टेम्परेचर उन्हें इन ट्रक्स में मेंटेन करके रखना है ताकि कोविशील्ड वैक्सीन जो है वो अपने गंतव्य तक, अपने डेस्टिनेशन तक ठीक से पहुंच सके। मैं आपको बता दूं कि सीरम इंस्टीट्यूट से वैक्सीन की पहली इंस्टॉलमेंट सबसे पहले अहमदाबाद के लिए रवाना होगी और कल सुबह वैक्सीन की डोज अहमदाबाद पहुंच जाएगी। इसके बाद यहां से वैक्सीन पूरे गुजरात में भेजी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मुख्यमंत्रियों से कहा वो हर जिले के अफसरों से बात करें जिससे किसी तरह का कंफ्यूजन ना रहे। प्रधानमंत्री ने कहा कि जिस तरह चुनावों को लेकर बूथ लेवल तक की तैयारी होती है, पोलिंग बूथ वर्कर्स को गाइड किया जाता है, उसी तरह की तैयारी कोरोना वैक्सीन को लेकर हुई है। अब पूरे प्लान को एग्जीक्यूट करने की जिम्मेदारी लोकल प्रशासन की है। आखिर में नरेंद्र मोदी ने कहा यह पूरी दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम है, इसलिए कुछ लोग ऐसे हैं जो वैक्सीन पर अफवाह फैलाने की कोशिश करेंगे। ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। हर राज्य, हर केंद्र शासित प्रदेश को ये सुनिश्चित करना होगा कि अफवाहों पर, वैक्सीन से जुड़े अपप्रचार को कोई हवा न मिले। इफ्स और बट्स से बात नहीं होनी चाहिए। देश और दुनिया के अनेक स्वार्थी तत्व हमारे इस अभियान में रुकावट डालने की कोशिश कर सकते हैं। कॉरपोरेट कंपटीशन भी इसमें आ सकती है। कंट्री का प्राइड के नाम से भी आ सकता है। बहुत सी चीजें हो सकती हैं। ऐसी हर कोशिश को देश के हर नागरिक तक सही जानकारी पहुंचाकर हमें नाकाम करना है। इसके लिए हमें धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं, NYK हो, NSS हो, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो, प्रोफेशनल बॉडीज हो,
रोटरी, लायंस क्लब जैसे संस्थाएं हो, रेड क्रॉस जैसी संस्थाएं हो, इन सबको हमने साथ जोड़ना है। जो हमारी रूटीन स्वास्थ्य सेवा है, जो दूसरे टीकाकरण अभियान, वो भी ठीक से चलते रहें, इसका भी हमने ध्यान रखना है। क्योंकि हमें मालूम है कि हम 16 को शुरू कर रहे हैं, लेकिन हमारी 17 को एक रूटीन वैक्सीन का भी डेट है। तो इसलिए हमारा जो रूटीन वैक्सीन का काम चलता है वो भी कहीं डैमेज नहीं होना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री की मीटिंग खत्म हुई और महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक ने एक बयान दे दिया, पूरी तरह राजनीतिक बयान। नवाब मलिक ने कहा, वैक्सीन को लेकर लोगों के मन में कई सवाल हैं, इसलिए अच्छा होगा कि सबसे पहले प्रधानमंत्री खुद टीका लगाकर इस मिशन की शुरुआत करें। बहुत सारे वर्ग हैं जिनको टीका लगाने की शुरुआत हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं टीके को लेके लोगों के मन में शंका बड़े पैमाने पे है। हम चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री इस मुहिम की स्वयं टीका लगाकर शुरुआत करें, ताकि लोगों के मन में इसको लेके जो शंका कुशंका है वो दूर हो, विश्वास निर्माण हो और एक नया इतिहास देश के प्रधानमंत्री रचे। हम उनसे विनती करते हैं। नरेंद्र मोदी ने आज कोई पहली बार इस तरह की आशंका व्यक्त नहीं की, लेकिन जब जब उन्हें आशंका व्यक्त की है, नवाब मलिक जैसे नेताओं ने उसको कंफर्म कर दिया है। आशंका फैलाने वाले, शक पैदा करने वाले यही लोग हैं। ये वैक्सीन को लेकर लोगों के मन में डर पैदा करना चाहते हैं। मुझे लगता है इस तरह की बातें कोरोना के खिलाफ जंग को कमजोर करती हैं। हमारे देश में दुनिया भर की 9 वैक्सीन बन रही हैं और मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया था कि दुनिया भर के लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगेगी। उनमें से आधे लोग 50% मेड इन इंडिया वैक्सीन का इस्तेमाल करेंगे। जरा सोचिए, जब पूरी दुनिया हमारे देश पर, हमारे वैज्ञानिकों पर, हमारी फार्मा कंपनियों पर, हमारी क्षमताओं पर यकीन कर रही है, तो हमारे देश के कुछ लोग, अपने लोग, स्वदेशी वैक्सीन को लेकर लोगों के मन में डर पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे ज्यादा दुख की क्या बात हो सकती है? क्या ये वैक्सीन प्रधानमंत्री मोदी के फायदे के लिए है? क्या ये बीजेपी के फायदे के लिए है? देश के वैज्ञानिकों की मदद से, आम लोगों के सहयोग से हम कोरोना के खिलाफ जंग तो जीत लेंगे। कोरोना भी गया नहीं, बर्ड फ्लू का खतरा तेजी से बढ़ने लगा है। देश के 9 राज्यों में बर्ड फ्लू की एंट्री हो चुकी है। दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र के अलावा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, हिमाचल, हरियाणा और केरल में बर्ड फ्लू ने दस्तक दी है। महाराष्ट्र के परभणी में 2 पोल्ट्री फार्म्स में 800 मुर्गों की मौत हो गई और यह कंफर्म हो गया कि मुर्गों की मौत बर्ड फ्लू की वजह से हुई। आज सुबह एक बुरी खबर दिल्ली से आई। दिल्ली में संजय लेक और डीडीए पार्क द्वारका में भी H5N1 वायरस पहुंच गया है। संजय लेक में तो 2 डक्स की मौत के बाद कलिंग शुरू हो गई है। दिल्ली में प्रोसेस्ड और पैकेज चिकन की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। गाजीपुर के सबसे बड़े होलसेल पोल्ट्री मार्केट को फिलहाल बंद कर दिया गया है। संजय, झील में एक बीच का हिस्सा है जहां पर क्रेन के जरिए बड़े बड़े गड्ढे खोदे गए हैं और यहां पर दिल्ली के एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट्स यहां पर मौजूद हैं और उनकी पूरी निगरानी में यहां पर जो जिंदा या फिर जो मृत बतख हैं उनको यहां पर दफनाने की प्रक्रिया चल रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव इंडिया टीवी पर है और तस्वीरें आप यहाँ पर देखकर ये समझिए कि अब दिल्ली पर भी बर्ड फ्लू का खतरा पूरी तरह से आ चुका है। अभी तक सिर्फ ये डर सता रहा था कि कहीं दिल्ली भी इसकी चपेट में ना आ जाए। लगातार सरकार इस बात से डिनाई कर रही थी, तैयारियां पूरी थी। हालांकि अब दिल्ली में भी बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। बर्ड फ्लू से महाराष्ट्र में भी तनाव है, टेंशन है। अब तक महाराष्ट्र के 5 जिलों में बर्ड फ्लू के पहुंचने की पुष्टि हो चुकी है। परभणी में करीब 800 मुर्गों की मौत हुई है। परभणी के अलावा मुंबई और ठाणे में भी बर्ड फ्लू से पक्षियों की मौत की खबर आई है। जिन इलाकों में बर्ड फ्लू वायरस मिला है उस इलाके के 10 किलोमीटर के दायरे में चिकन और अंडे की बिक्री पर पाबंदी लगा दी गई है और 2 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी पोल्ट्री फार्म से अपना लाइव स्टॉक नष्ट करने को कह दिया गया है। जयपुर के जू में भी कॉमन डक और
ब्लैक स्ट्रोक की मौत के बाद बर्ड फ्लू का वायरस पहुंचने का डर है। एहतियात के तौर पर जू में एंट्री पर रोक लगा दी गई है। राजस्थान में अब तक 13 जिलों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। जयपुर के चिड़ियाघर में 3 कॉमन डक और एक ब्लैक स्टॉक पक्षी की रहस्यमयी मौत हो गई है, जिसके बाद ये अंदेशा जताया जा रहा है कि बर्ड फ्लू की दस्तक जयपुर के चिड़ियाघर में भी हो गई है। फिलहाल एहतियातन दवाइयों का छिड़काव किया जा रहा है, सोडियम क्लोराइड का छिड़काव किया जा रहा है। पौंड में लाल दवाई छोड़ी जा रही है, जो कि जयपुर के चिड़ियाघर के डॉक्टरों का कहना है। और फिलहाल यहाँ पर इस चिड़ियाघर के अंदर किसी भी व्यक्ति का प्रवेश पूरी तरीके से रोक दिया गया है। लेकिन अभी जो चिड़िया थी जिनकी मौत हुई है, उनका जो सैंपल है वो भोपाल के लैब में भेज दिया गया है। अंदेशा यही जताया जा रहा है कि बर्ड फ्लू से मौत है। बर्ड फ्लू का खतरा बड़ा है, इन पक्षियों को मारना भी जरूरी है। हालांकि सरकार ने कहा कि जिन पक्षियों को, जिन चिकन को, डक्स को कलिंग के जरिए मारा जाएगा उसके लिए कॉम्पनसेशन भी दिया जाएगा, लेकिन ये अकेला रास्ता नहीं है। इससे संभल कर रहने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है। बर्ड फ्लू का खतरा तेजी से बढ़ने लगा है। देश के 9 राज्यों में बर्ड फ्लू की एंट्री हो चुकी है। दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र के अलावा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, हिमाचल, हरियाणा और केरल में बर्ड फ्लू ने दस्तक दी है। महाराष्ट्र के परभणी में 2 पोल्ट्री फार्म्स में 800 मुर्गों की मौत हो गई और यह कंफर्म हो गया कि मुर्गों की मौत बर्ड फ्लू की वजह से हुई। आज सुबह एक बुरी खबर दिल्ली से आई। दिल्ली में संजय लेक और डीडीए पार्क द्वारका में भी H5N1 वायरस पहुंच गया है। संजय लेक में तो 2 डक्स की मौत के बाद कलिंग शुरू हो गई है। दिल्ली में प्रोसेस्ड और पैकेज चिकन की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। गाजीपुर के सबसे बड़े होलसेल पोल्ट्री मार्केट को फिलहाल बंद कर दिया गया है। संजय झील में एक बीच का हिस्सा है जहां पर क्रेन के जरिए बड़े बड़े गड्ढे खोदे गए हैं और यहां पर दिल्ली के एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट्स यहां पर मौजूद हैं और उनकी पूरी निगरानी में यहां पर जो जिंदा या फिर जो मृत बतख हैं उनको यहां पर दफनाने की प्रक्रिया चल रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव इंडिया टीवी पर है और तस्वीरें आप यहां पर देखकर ये समझिए कि अब दिल्ली पर भी बर्ड फ्लू का खतरा पूरी तरह से आ चुका है। अभी तक सिर्फ ये डर सता रहा था कि कहीं दिल्ली भी इसकी चपेट में ना आ जाए। लगातार सरकार इस बात से डिनाई कर रही थी, तैयारियां पूरी थी। हालांकि अब दिल्ली में भी बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। बर्ड फ्लू से महाराष्ट्र में भी तनाव है, टेंशन है। अब तक महाराष्ट्र के 5 जिलों में बर्ड फ्लू के पहुंचने की पुष्टि हो चुकी है। परभणी में करीब 800 मुर्गों की मौत हुई है। परभणी के अलावा मुंबई और ठाणे में भी बर्ड फ्लू से पक्षियों की मौत की खबर आई है। जिन इलाकों में बर्ड फ्लू वायरस मिला है उस इलाके के 10 किलोमीटर के दायरे में चिकन और अंडे की बिक्री पर पाबंदी लगा दी गई है और 2 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी पोल्ट्री फार्म से अपना लाइव स्टॉक नष्ट करने को कह दिया गया है। जयपुर के जू में भी कॉमन डक और ब्लैक स्ट्रोक की मौत के बाद बर्ड फ्लू का वायरस पहुंचने का डर है। एहतियात के तौर पर जू में एंट्री पर रोक लगा दी गई है। राजस्थान में अब तक 13 जिलों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। जयपुर के चिड़ियाघर में 3 कॉमन डक और एक ब्लैक स्टॉक पक्षी की रहस्यमयी मौत हो गई है, जिसके बाद ये अंदेशा जताया जा रहा है कि बर्ड फ्लू की दस्तक जयपुर के चिड़ियाघर में भी हो गई है। फिलहाल एहतियातन दवाइयों का छिड़काव किया जा रहा है, सोडियम क्लोराइड का छिड़काव किया जा रहा है। पौंड में लाल दवाई छोड़ी जा रही है, जो कि जयपुर के चिड़ियाघर के डॉक्टरों का कहना है। और फिलहाल यहाँ पर इस चिड़ियाघर के अंदर किसी भी व्यक्ति का प्रवेश पूरी तरीके से रोक दिया गया है। लेकिन अभी जो चिड़िया थी जिनकी मौत हुई है, उनका जो सैंपल है वो भोपाल के लैब में भेज दिया गया है। अंदेशा यही जताया जा रहा है कि बर्ड फ्लू से मौत है। बर्ड फ्लू का खतरा बड़ा है, इन पक्षियों को मारना भी जरूरी है। हालांकि सरकार ने कहा कि जिन पक्षियों को, जिन चिकन को, डक्स को कलिंग के जरिए मारा जाएगा उसके लिए कॉम्पनसेशन भी दिया जाएगा, लेकिन ये अकेला रास्ता नहीं है। इससे संभल कर रहने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है। 2 अच्छी खबरें आई। पहली अच्छी खबर तो ये कि विराट कोहली और उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा के घर में एक बेटी आज आई है। इंडिया टीवी की तरफ से, पूरे परिवार की तरफ से विराट कोहली और अनुष्का को बहुत बहुत बधाई।
और दूसरी अच्छी खबर क्रिकेट के मैदान से आई। सिडनी में टीम इंडिया ने कमाल कर दिया। जब ऑस्ट्रेलिया ने टीम इंडिया को 407 रन का टारगेट दिया था, सबको लगता था ऑस्ट्रेलिया आराम से जीत जाएगी, लेकिन ऋषभ पंत, पुजारा और हनुमा विहारी ने शानदार परफॉर्मेंस दी, बाजी पलट दी, मैच ड्रॉ करवा दिया, ऑस्ट्रेलिया के कब्जे से जीत खींच ली। एक वक्त तो ऋषभ पंत को बल्लेबाजी करते हुए देखा तो ऐसा लगा कि टीम इंडिया इस टेस्ट मैच को जीत जाएगी, लेकिन ऋषभ पंत आउट हो गए। पंत ने जबरदस्त खेला, पहले धीरे खेला, रणनीति बनाकर खेला, 34 गेंदों में सिर्फ 5 रन बनाए, लेकिन जैसे जैसे क्रीज पर वो सेट हुए, पंत ने अपना नेचुरल एग्रेसिव गेम खेला और आउट होने से पहले पंत ने 118 गेंदों में 97 रन बनाए। इसके बाद अश्विन और हनुमा विहारी ने जमकर बल्लेबाजी की। विहारी हैमस्ट्रिंग और अश्विन कमर के चोट से जूझ रहे थे, दोनों इंजर्ड थे, लेकिन दोनों ने हिम्मत नहीं हारी और 5वें और आखिरी दिन ऑस्ट्रेलिया टीम को मैच जीतने के लिए 8 विकेट चाहिए थे, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों ने जब दिन का खेल खत्म हुआ तो सिर्फ 3 विकेट खोए और 40 साल बाद चौथी पारी में सबसे ज्यादा ओवर खेलकर मैच बचाने का रिकॉर्ड बनाया। 4 मैचों की सीरीज में अब 1-1 पर दोनों बराबर पर हैं, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, और जो फाइनल टेस्ट है वो अब 15 जनवरी से ब्रिस्बेन में खेला जाएगा। और आखिर में एक नजर उन खबरों पर जो कल सुर्खियों में रहेगी। कृषि कानून और किसान आंदोलन को लेकर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट कल फैसला सुनाएगा। कोरोना वैक्सीन का पहला बैच कल सुबह अहमदाबाद पहुंचेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। केंद्र सरकार गाय के गोबर से बना वैदिक पेंट लॉन्च करेगी, इससे किसानों को एक्स्ट्रा इनकम मिलेगी। और अब वक्त है आज की स्पेशल रिपोर्ट का।